अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बायो की लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट बायो स्टैटिस्टिक्स के किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं बायो के फील्ड्स में, यानी कि लाइफ से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स में। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। इसके बाद आप सीखेंगे मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरे पोर्शन में आप सीखेंगे कि एक बार चार्ट क्या होता है और इसे हम किस तरीके से ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो जब भी आप कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं तो आप उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं। होता क्या है, आप जब भी कोई काम करेंगे वो बायो से रेलेवेंट हो या किसी और फील्ड से, आपके पास डेटा आता है, आपने उस डेटा को एनालाइज करना है। आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उन सबका एवरेज क्या है, कौन सी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं, आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में जब साइंटिस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या मालूम होना जरूरी होता है, बायो स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले बायो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करें तो ये ब्रांच है स्टैट की जो अप्लाई करती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स को बायोलॉजिकल साइंसेस पर। तो कितनी आसान सी डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को बायोलॉजी पर अप्लाई करे, उसे हम बायो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये बहुत जरूरी है फॉर डिजाइनिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। मैं तीनों का मतलब आपको बताता हूं। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, मैं ये देखना चाहता हूं कि 10 पौधे सूरज की मुख्तलिफ इंटेंसिटीज में किस तरह ग्रो करते हैं। एक को मुकम्मल साए में रख देते हैं, एक को थोड़ी ज्यादा धूप देते हैं, दूसरे को और ज्यादा, तीसरे को और ज्यादा, चौथे को और ज्यादा। हमने पूरी एक सीरीज तैयार कर दी। तो ये जो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, उससे आपको डाटा मिलेगा। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, आप चेक करना चाहते हैं कि एक मेडिसिन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप 20 लोग सिलेक्ट करते हो या 30 लोग सिलेक्ट करते हो जिनको वो मर्ज है और उन पर वो मेडिसिन अप्लाई करके देखते हो, जिस तरह कोरोना के दिनों में हुआ था। इसी तरह एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के हम ये देखना चाहें कि कोई बीमारी कितनी फैल रही है, वो कितनी देर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्या वो हमारे कंट्रोल में आ रही है। ये सारा डाटा में कहां से आता है, बायोस्टैटिस्टिक्स से। तो बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज कहां पे हो रहा है, नंबर 1 डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने पर, एक्सपेरिमेंट डिजाइन कई तरह के हो सकते हैं। पौधों की मैंने आपको एग्जांपल दी, इसी तरह मेडिसिन के यूज की एग्जांपल दी। तो ये सारे क्या है, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट। तो बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट को प्लान करने में और उसका स्ट्रक्चर करने में, टू इंश्योर दैट डाटा कलेक्टेड विल बी रेलेवेंट एंड सफिशिएंट टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने चेक करना है कि एक मेडिसिन कारआमद है या नहीं है। आप सिर्फ एक बंदे पर अप्लाई करते हो, वो ठीक हो गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सबके लिए ठीक है, क्योंकि एक का ठीक होना बाय चांस भी हो सकता है। या आप एक मेडिसिन अप्लाई करते हो, बंदा मर गया, वो एक किसी और वजह से मर सकता है, उसकी वजह से आप मेडिसिन को बुरा डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो आपने एक सैंपल साइज जो डिसाइड करना होता है किसी भी नई ड्रग के लिए, तो उसके लिए बायो जो स्टैटिस्टिक्स के लोग होते हैं वो फिर आपको बताते हैं कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए। फिर है एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। अब आपके पास डाटा आ चुका है, अब आपने उस डाटा को एनालाइज करना है। आपने सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, आपने उस डाटा का मीन निकालना है, आपने उस डाटा का एवरेज निकालना है, उसको कहते हैं एनालाइज करना। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं डाटा को और ये अनकवर करता है ट्रेंड्स को, कोरिलेशंस को और पैटर्न्स को। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी हमने बात की कि हम देख सकते हैं कि पौधों पर लाइट और वाटर का क्या इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह हम इंसान की नींद का पैटर्न चेक कर सकते हैं कि हम 10-10 लोगों के ग्रुप्स बना दें, 5 ग्रुप। एक ग्रुप को कहते हैं हमने रोजाना 2 घंटे सोना है, एक ने रोजाना 4, एक ने रोजाना 6, एक ने रोजाना 8 घंटे और एक ने रोजाना 10 घंटे। आप रोजाना उनकी ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उसके मुताबिक आपके पास डाटा आएगा जिसे आप एनालाइज कर सकेंगे। इसी तरह है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। फिर आपने अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना होता है एक मीनिंगफुल वे में। आपने बताना होता है कि आप जिस चीज पर सर्च कर रहे थे उसका रिजल्ट क्या आया है और उससे फिर आगे क्या फायदे हो सकते हैं। आप उससे नई आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि आगे चीजें बेहतर होंगी या नहीं होगी। जिस तरह कोविड-19 था, वो एक पूरा स्टडी केस था कि उसमें ये देखा जा रहा था कि कौन सी वैक्सीनेशन फायदा दे रही है, कौन सी नहीं, कौन सी एहतियाती तदबीर
कारामद हो रही है, कौन सी नहीं कारामद हो रही, और कौन सी तरीके हैं जिनसे बीमारी बार बार एक ही पर्सन में नहीं आती। तो इसे कहते हैं प्रिडिक्ट करना आउटकम को। तो ये हमारे काम करने के बाद होता है। और फिर है पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक हेल्थ में बायोस्टैटिस्टिक्स आपको एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स देती है। इंसाइट मतलब ऐसा डाटा जो एग्जैक्ट है, जो एविडेंस बेस्ड है, और वो गाइड करता है पॉलिसी डिसीजन लेने में और हेल्थ गाइडलाइंस बनाने में। तो कोविड-19 इसकी एक एग्जांपल है। अब आगे आ गया एग्जांपल्स ऑफ यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अभी जो आपने पढ़ा उसी की एग्जांपल, जिस तरह एपिडेमियोलॉजी, बीमारियों का फैलना, तो इसके जरिए आप डाटा लेते हो। बायोस्टैटिस्टिक्स आपको डाटा देती है टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन पॉपुलेशन, कि किसी भी आबादी में जो जरासीम है, बीमारी फैलाने वाले, कितने फैल रहे हैं, और उसके लिए डाटा एनालाइज किया जाता है। कोविड-19 फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन रेट चेक किया जाता है। हम कहते हैं फलां इलाके में हर रोज 5 लोगों को हो रहा है, फलां इलाके में हर रोज 10 लोगों को हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन की रफ्तार पता चलती है, ठीक होने वाले लोगों की तादाद पता चलती है, और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पता चलती है। तो वबाओं को कंट्रोल करना एपिडेमियोलॉजी का बेसिक गोल होता है। जेनेटिक्स में हम यूज करते हैं इस डाटा को किस चीज को एनालाइज करने के लिए, टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, कि खसूसियत माँ बाप से बच्चों में कितने लेवल पर मुंतकिल हो रही हैं, कितनी ज्यादा हो रही हैं, कितनी कम हो रही हैं। तो उन सारी चीजों को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक स्टडीज यूज करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स को टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स लिंक्ड टू डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड कैंसर। तो डायबिटीज और कैंसर से रेलेवेंट जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है या उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्रीकल्चर में आप देखना चाहते हैं कि कौन से सीड हैं जो ज्यादा पैदावार दे रहे हैं, कौन सी खादें हैं जो ज्यादा इफेक्टिव हैं, कौन से पेस्टिसाइड स्प्रे हैं जो ज्यादा कारआमद साबित हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिसर्च में बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है इन एनालाइजिंग क्रॉप की यील्ड को एनालाइज करने के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर को चेक करने के लिए, एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू पेस्ट एंड डिजीज, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ वीट की वैरायटीज की यील्ड अंडर डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल्स, हम बार बार ये बात करें, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कि आपने ये चेक करना है कि एक मेडिसिन के इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक क्रूशियल है किस काम के लिए, इन द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, कि किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को डिजाइन करने के लिए भी, उसको एनालाइज करने के लिए भी, दैट टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट्स एंड ड्रग्स, उस चीज को टेस्ट करने के लिए जिसके जरिए आप नए ट्रीटमेंट्स और ड्रग्स को चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिटरमाइनिंग वेदर अ न्यू मेडिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन अ प्लेसबो रिक्वायर्स रिगरस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टू इंश्योर द रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। कि आपने देखना है कि नई मेडिसिन जो पहले से मौजूद मेडिसिन है उसके मुकाबले में ज्यादा कारआमद है। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ सीखने लायक बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, कि आपके लिए एक तरह से मोटिवेशन थी कि आप बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है, इसका पहले कोई यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बायोस्टैट में जो बेसिक चीजें यूज होती हैं वो है मीन, मीडियन, मोड। ये क्या है, दे आर द मेजर्स, ये पैमाइशें हैं जो आपको हेल्प करती हैं डाटा को समराइज करने में और अंडरस्टैंड करने में। मीन आपको एवरेज देता है किसी भी डाटा के बारे में, मीडियन आपको किसी भी डाटा की मिडल वैल्यू देता है, और मोड सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू के बारे में बताता है। चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीन क्या होता है, ये एवरेज है। एवरेज निकालने के लिए आप सारी वैल्यूज को जमा करते हैं, सम लेते हैं सारी वैल्यूज का, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। फॉर एग्जांपल ये हाइट है 5 लोगों की, इसका आपने मीन निकालना है, तो उसके लिए आप 5 लोगों की हाइट को जमा करेंगे और 5 पर तकसीम कर देंगे। तो जब इनके हाइट्स को जमा किया तो 800 आंसर आया, उसको जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 160। तो 5 लोगों की हाइट डिफरेंट है, 150 है किसी की सेंटीमीटर में, किसी की 160 सेंटीमीटर है, किसी की 165 सेंटीमीटर, 155 एंड 170 सेंटीमीटर। अब आप चेक करना चाहते हो कि एवरेज हाइट कितनी है, तो वो 160 सेंटीमीटर है। मीडियन क्या होता है, मीडियन मिडल वैल्यू होती है किसी भी डाटा सेट की। आपके पास कोई भी डाटा हो, आप उसको तरतीब दे रहे हैं या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ओड हैं, ताक हैं, तो जो मिडल वाली वैल्यू है वो आपका आंसर है, और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो मीडियन क्या है, वो एवरेज है दो मिडल वैल्यूज का। फॉर एग्जांपल आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, आपके पास टोटल वैल्यूज जो है
वो ओड है। तो आपको कैसे पता चलेगा मिडल वैल्यू कौन सी है? आपने करना है n+1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल ये एक डाटा है, इसमें ये वैल्यूज 150, 160, 165, 155, 170। पहले तो आपने इसको तरतीब से लिख लेना है। जब आपने तरतीब से लिख लिया, अब आपने इनको गिन लेना, ये कितनी है? ये 5 है। 5 होने का मतलब ये हुआ कि ये ओड है, तो उन पर ये फार्मूला लग सकता है। आप n की जगह 5 लिखेंगे, 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ रहा है 3। इसका मतलब कि जो तीसरी वैल्यू है वो आपका आंसर है। ये तीसरी वैल्यू है 160 सेंटीमीटर आपके पास मीडियन आया है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन में है तो फिर एवरेज निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा? आपको दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक होगी n डिवाइडेड बाय 2 और एक होगी n डिवाइडेड बाय 2+1। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो ये इवन है, तो मैं यहाँ पर मीडियन मालूम करना चाहता हूं, तो कौन सी वैल्यूज को मैं जमा करूं? तो एक तो है n डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय 2। जो सेकंड वैल्यू, एक तो मैंने इसको लेना है, दूसरा लेना है वैल्यू को n डिवाइडेड बाय 2+1। अब n डिवाइडेड बाय 2 आया था, 2+1 क्या आएगा? 3। तो जो दूसरी और तीसरी वैल्यू है इनको जमा करके 2 पे डिवाइड करना है। तो जब इनको मिडल वाली दोनों वैल्यूज को लेकर जमा करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। तो अगर आप मीडियन ऐसे डाटा का मालूम कर रहे हो जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ओड है, तो जो मिडल वैल्यू है वो सिंपली आपका मीडियन है। और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन में है तो मिडल वाली जो 2 वैल्यूज हैं उनको जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें। नेक्स्ट है मोड। ये सबसे आसान होता है देखना। अगर आपके पास एक डाटा सेट है और उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी उसे आप मोड कहेंगे। तो मोड कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है? आप सारी वैल्यूज को काउंट कर लें कि हर वैल्यू कितनी दफा आई है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा होगी वो आपका आंसर होगा। जिस तरह इसमें 150 एक दफा आया है, 160, 165, 155, 160। 160 सिर्फ 2 दफा आया, बाकी एक दफा आए हैं, तो इसका मतलब ये आपका क्या है? मोड है। ये डाटा है 150, 160, 160, 155, 155। अब ये भी 2 दफा आया है और ये भी 2 दफा आया है, तो ये दोनों ही आपके मोड हैं। इसको हम कहते हैं बाई मॉडल वैल्यू, जिसके पास 2 मोड हो। नेक्स्ट है, ये डाटा सेट आ गया 150, 160, 165, 155, 170। कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका कोई भी मोड नहीं है। अगर किसी डाटा सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो उसे हम कहते हैं कि इसका कोई भी मोड नहीं है। इसके बाद है बार चार्ट। अब आपने पहले पढ़ा बायोस्टैट क्या है, फिर आपने पढ़ा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, फिर आपने पढ़ा कि मीन मीडियन मोड क्या है। बाई चार्ट ये होता है कि अगर आपके पास एक डाटा आ गया और आपने उसका ग्राफ बना के शो करना है तो कैसे करेंगे। अब इसका नाम है बार चार्ट। चार्ट की तो बड़ी किस्में है, तो ये बार चार्ट है, तो यहाँ पर आप बार्स बनाएंगे डिफरेंट हाइट्स के। बार इसे कहते हैं, ये बार होता है। इनकी चौड़ाई सेम होती है, लंबाइयां इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। बार चार्ट के लिए आपके पास 2 तरह का डाटा तो कम से कम हो, तो आपने उनको कंपेयर करना होता है बहुत सारी कैटेगरीज को और उसके बार बनाने होते हैं। तो तरीकेकार क्या है? नंबर 1, डाटा इकट्ठा कर लें। नंबर 2, उसको अरेंज कर लें कैटेगरीज में। नंबर 3, आप एक लाइन एक्स एक्सिस में लगाएं, एक लाइन वाई एक्सिस में लगाएं। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स एक्सिस में आप अपनी कैटेगरीज लिख लें और वाई एक्सिस में आप वैल्यूज लिख लें, 0, 5, 10, 15, 20। ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक बार चार्ट बनाना है जिसमें मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स बताने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। तो सब्जेक्ट है मेरे पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मैं इधर लिख लेता हूं M फॉर मैथ, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री। अब नंबर है आउट ऑफ 100। मैथ में बच्चे ने नंबर लिए हैं 80 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में लिए हैं 60 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में लिए हैं 70 आउट ऑफ 100। तो अब हमने डाटा को 100 में लेना है, तो यहाँ पे 100 तक डाटा लेने के लिए आप क्या करते हो? 20, 40, 60, 80, 100। तो मैथ में कितने मार्क्स हैं? 80 आउट ऑफ 100, तो आपने 80 तक इसका बार हाई बनाना है। फिजिक्स में जो नंबर है वो 60 आउट ऑफ 100 है, आपने 60 तक इसका बार बनाना है। और केमिस्ट्री में 70 है, यानी कि 60 और 80 का दरमियान, तो यहां पर। तो इस तरीके से आप बार चार्ट बनाते हैं। एक आप डाटा लेते हैं एक्स एक्सिस पर और एक आप डाटा लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो आपने
एक एक्स एक्सिस लेना है, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज ले लें, हमने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को कैटेगरी माना है, और वाई एक्सिस पर वैल्यूज ले लें। तो फिर आपने स्केल डिटरमिन करना होता है। मिसाल के तौर पे ये नंबर 10 में से होते तो मैं स्केल लिखता 2 4 6 8 10। ये मार्क्स होते 50 में से तो स्केल होता 10 20 30 40 50। लेकिन 100 तक के लिए बनाना है तो 20 40 60 80 100 हमने इस तरह से बना लिया। तो स्केल आपने डिसाइड करना होता है। फिर हर कैटेगरी पर आपने बार बनाना होता है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, एंड पर है लेबल भी करना है बार को। तो एग्जांपल ये है आपके पास, ये है नंबर ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशी। एक इलाका है, आपने देखना है कि कौन कौन से पौधे हैं और कितने कितने हैं। तो 5 तरह के पौधे मिले, नाम रख दिया A B C D E और फिर उनकी तादाद नोट कर ली। इसे कहते हैं डाटा कलेक्ट कर लेना। फिर ऑर्गेनाइज कर लेना, आपने टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब एक एक्स एक्सिस बनाए और एक बना लें वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप कैटेगरी ले लें, ए स्पीशी, बी, सी, डी और ई, और वाई एक्सिस पर आप इसकी वैल्यूज ले लें। अब ये देखें, सबसे छोटी वैल्यू 5 है, सबसे बड़ी 25 है। तो हमें पता है कि हमने किस तरह कितना फर्क रखना है। तो हम कह लेते हैं 5 10 15 20 और 25। अब ए स्पीशी तादाद में 15 है तो ए स्पीशी का बार इस तरीके से बनेगा 15 तक। बी की तादाद 20 तक है तो इसका जो बार है वो 20 तक ही बनेगा। सी की तादाद 10 है तो इसका बार 10 तक ही बनेगा। इसी तरह जो डी है ये 25 तक है तो इसका जो बार है वो आपके पास 25 तक बनेगा। और जो ई स्पीशी है ये 5 तक है तो इसका बार भी 5 तक बनेगा। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाते हैं। तो ये आपके पास ए स्पीशी है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास डी स्पीशी है और ये आपके पास ई स्पीशी है। तो डाटा को कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें, एक्स और वाई एक्सिस बनाएं। एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज ले लें, वाई एक्सिस पर वैल्यूज ले लें और फिर आप उसका स्केल डिसाइड करें। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू में फर्क देख लें। सबसे बड़ी 25 है, सबसे छोटी 5 है तो आप 5-5 का फर्क रखकर वो बार बना लें और फिर बार ड्रा करके उनकी लेबलिंग कर लें, जिस तरह यहां पर किया गया है कि एक्स एक्सिस पर स्पीशी ए बी सी डी ई ले ली और यहाँ पर वैल्यूज ले ली, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये साथ लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे लिखा है स्पीशीज, ये होती है लेबलिंग, और फिर उनके ये बार बना दिए गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने सीखा कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, ये किन कामों में हेल्प करती है, मीन मीडियन मोड क्या है, और जो मीडियन है ये यूजफुल है मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, स्पेशली जब आपके डाटा बहुत स्क्यूड हो, यानी कि आपके डाटा में बहुत वेरिएशन हो। मोड बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू को चेक करने के लिए है। ये मोस्ट कॉमन वैल्यू के बारे में बताएगा, और जो बार चार्ट्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज में एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब ये बायोस्टैटिस्टिक्स है तो हम इसके जरिए फाइनेंशियल डाटा तो नहीं करेंगे, बायोलॉजिकल साइंसेस का डाटा आप करेंगे। तो ये यूज होता है टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोकेमिकल साइंसेस, ये ठीक है। पहला फाइनेंशियल डाटा के लिए वो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें बायो का जिक्र नहीं। इंजीनियरिंग मॉडल के लिए ये ठीक नहीं है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स अगर आप स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करें बायोलॉजिकल साइंसेस पर। नेक्स्ट है इन बायोस्टैटिस्टिक्स व्हिच मेथड इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन करंट डाटा। अब फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए जरूरी है आप डाटा को एनालाइज करके देखें। आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हो, इस पर आउटकम नहीं आनी, एवरेज निकालने से आउटकम नहीं आनी, ड्राइंग चार्ट से भी नहीं। तो अगर आप फ्यूचर आउटकम को, प्रेजेंट आउटकम तो चलो आ जाएगी, फ्यूचर आउटकम बताना चाहते हो तो उसके लिए डाटा को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। Which of the following best describes the mean of a data set? मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये ठीक है। जो पहला ये गलत है क्योंकि ये मीन नहीं है, ये आपके पास मोड है, और ये जो मीडियन है ये मिडिल वैल्यू, ये आपके पास मीडियन है, और जो बड़ी और छोटी वैल्यू में डिफरेंस होता है इसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, ये एक चौथी चीज है इसी के अंदर। नेक्स्ट है अगर डाटा सेट में है 5, 8, 12, 15 और 20 तो इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए डाटा को अरेंज करना होता है, ये ऑलरेडी अरेंज है।
सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी की तरफ। अब नंबर ऑफ वैल्यूज है 5, 1 2 3 4 5, तो इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल वैल्यूज 5 है, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 आंसर आएगा 3। तो जो तीसरी वैल्यू है वो आपके पास मीडियन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा सेट 7 8 9 10 11। मीन के लिए आप सारी वैल्यूज को जमा करते हैं, इनका सम निकालते हैं मीन के लिए, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइडेड कर देते हैं, तो टोटल वैल्यूज। अब आपके पास जो है ये 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 सारी वैल्यूज को जमा कर लिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यू से, 1 2 3 4 5। तो अब ऊपर वाली वैल्यूज को आप जमा करें, तो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 10 34 और 34 प्लस 11 45। 45 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 9। तो ये आपका आंसर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डाटा सेट is even, how is the median calculated? अच्छा, when the number of values in a data set is even, अगर वैल्यूज तादाद में इवन है तो आप उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? तब आप क्या करेंगे, बट टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज, 2 मिडल वैल्यूज का आप एवरेज लेंगे। एक वैल्यू होगी n डिवाइडेड बाय 2 और एक होगी n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इन अ डाटा सेट विद वैल्यूज 3 3 6 7 8 9 9, व्हाट इज द मोड? 3 2 दफा आया है, 6 एक दफा, 7 एक दफा, 8 एक दफा, 9 2 दफा। तो 3 और 9 दोनों ही ज्यादा बार आए हैं और दोनों ही बराबर आए हैं, दोनों ही 2 2 दफा आए हैं। तो 3 भी आपके पास मोड है और 9 भी आपके पास मोड है। कहते हैं अगर कोई रिपीटेड वैल्यू ना हो तो क्या होगा, फिर उसमें कोई भी मोड नहीं होगा। एक बार चार्ट है तो उसमें जो हाइट या लेंथ होती है कोई सी भी बार की, वो किस चीज के बारे में बताती है? क्या वो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज के बारे में बताती है? अब बार की हाइट तो इस तरह आ रही है, ये इस तरह तो नहीं बता रही कि नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, ये तो इसने नहीं बताना। द वैल्यू ऑफ दैट कैटेगरी, उस कोरेस्पोंडिंग कैटेगरी, उस रेलेवेंट कैटेगरी की जो वैल्यू है, हाँ इसने वो वैल्यू बतानी है कि वो वैल्यू 50 है कि 40 है या 30 है, तो ये ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, ये तो मीडियन होता है, मीन होता है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया, रेंज होता है। तो सही आंसर बी है। व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट, जब आप एक बार चार्ट बनाते हैं तो कैटेगरीज को किस साइड पे लेते हैं? कैटेगरीज को मोस्टली हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर। तो ये एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट। आगे बायोस्टैट की डेफिनेशन है, मीन की मीडियन की डेफिनेशन है, मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, किसी भी बार चार्ट की हाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, जो उस चीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और मोड की डेफिनेशन है। तो ये सारे आप यहां से कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंस के बारे में है, ये शुरू का पोर्शन है। फिर मीन मीडियन मोड में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, बार चार्ट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, फिर ये डाटा दिया है, इसका उन्होंने कहा कि मीन मीडियन मोड निकाल के दिखाएं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।